गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बेटा हमने लॉज ऑफ मोशन वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। कुछ न्यूमेरिकल भी अपन ने डिस्कस कर लिए थे। एक न्यूमेरिकल मैंने होमवर्क के लिए दिया था आपको, शायद आपने सॉल्व किया होगा। फिर भी कुछ बच्चों को डाउट आया, मेरे से पूछा है तो मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगा अभी। ठीक है, अब नया चैप्टर स्टार्ट करें। चैप्टर नंबर 6, वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर आपने 10th क्लास में पढ़ा है ये चैप्टर, ठीक है ना। उससे रिलेटेड है, थोड़ा सा इसमें एडवांस है, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चंस ज्यादा है, थोड़ा सा एडवांस है, थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ता है। चैप्टर वैसा ही कुछ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें टॉपिक करेंगे वर्क डन। सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा वर्क डन, उसके बाद हम पढ़ेंगे एनर्जी और उसके बाद हम पढ़ेंगे पावर। ध्यान से देखो एक बार बेटा, ये तीनों जो क्वांटिटी हम बात कर रहे हैं, वर्क, एनर्जी और पावर, तीनों स्केलर क्वांटिटी है। वर्क जो है वो भी स्केलर क्वांटिटी होती है, एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी होती है और पावर भी स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। पिछले चैप्टर में जो हमने फोर्स किया था वो वेक्टर क्वांटिटी थी। जो भी हमने टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़े थे वो सब वेक्टर क्वांटिटी थी। अब हम बात करेंगे केवल स्केलर क्वांटिटीज इस चैप्टर में। तो सबसे पहला है वर्क डन या वर्क। देखो बेटा, डेली लाइफ में जो भी आप काम करते हो तो उसके लिए आपको फोर्स लगाना पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है ना। तो जैसे हम कोई वर्क की बात करें या कोई एनर्जी की बात करें तो उसमें फोर्स का ही रिलेशन है, ठीक है ना। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ही रिलेशन है। तो सिंपल वर्क डन को कैसे डिफाइन करेंगे कि सपोज मैंने किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो उस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के मल्टीप्लिकेशन को ही हमने वर्क डन बोल दिया। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के वर्क डन को ही हमने क्या बोल दिया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के मल्टीप्लिकेशन को हमने वर्क डन बोल दिया, ठीक है। जनरल है, सिंपल है। तो पहले हम इसका फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला देखते हैं कि सपोज आपके पास एक सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ था, एक सरफेस थी जिसके ऊपर m मास का एक ब्लॉक रखा हुआ था, ठीक है। उस पे आपने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया F। आपको पता है कि जब मैं F फोर्स इस पे इस डायरेक्शन में अप्लाई करूंगा तो ये ब्लॉक इसी डायरेक्शन में आगे जाएगा। ऊपर नीचे तो mg से बैलेंस हो जाता है, नॉर्मल फोर्स और mg से बैलेंस हो जाता है, तो ये ब्लॉक जो है वो आगे की तरफ ही जाएगा क्योंकि हम फोर्स इसी डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो कांस्टेंट से पता चला कि ब्लॉक सपोज कुछ इंटरवल के बाद यहां पहुंच गया, मास उसका उतना ही है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको डेल्टा x या डेल्टा r कुछ भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सपोज मैंने इसको डेल्टा r लिख दिया, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, F फोर्स अप्लाई किया, डिस्प्लेसमेंट हुआ डेल्टा। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो होता है वर्क डन, जिसको डेल्टा W या W से डिनोट करते हैं। डेल्टा W इक्वल्स टू F इनटू डेल्टा R, F इनटू डेल्टा R। इस कंडीशन को बोला जाता है वर्क डन। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के मल्टीप्लिकेशन को हमने क्या बोल दिया, सिंपल वर्क डन। ये हमने 10th क्लास में भी डिस्कस किया था। ये चीज हमने 10th में भी पढ़ी हुई है कि जब किसी ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं, ये फोर्स कौन सा, ये इंपॉर्टेंट है, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये जो फोर्स है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वो क्या है, डायरेक्शन ऑफ, इस कंडीशन में जो फोर्स है इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इंपॉर्टेंट कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में जो फोर्स है F और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लिकेशन ही क्या होगा, वर्क डन। वही क्या होगा, वर्क डन। तो डेफिनेशन कैसे लिखी जाएगी, सिंपल, द प्रोडक्ट ऑफ या द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फोर्स in the direction of displacement, the multiplication of force in the direction of displacement and displacement of object, displacement of object is called work done. It's called work done. इसका फॉर्मूला आपने ये लिखा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चलो डेफिनेशन भी आपको समझ में आ गया। अब मैं बात करूं इसकी SI यूनिट की। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं इसके बारे में। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। वर्क डन जो है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। सेकंड, SI यूनिट of W is
जूल, जिसको जे से डिनोट करता है। वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल। न्यूटन मीटर, 1 जूल इक्वल्स टू 1 जूल इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन मीटर। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने से उसमें डिस्प्लेसमेंट हो 1 मीटर, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर ले लो, फोर्स 1 न्यूटन, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने से उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है 1 मीटर, तो वर्क डन कितना होगा बेटा? 1 जूल। ठीक है, इसकी सीजीएस यूनिट भी आपने पढ़ी हुई है, आर होती है सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क डन, सीजीएस यूनिट ऑफ डब्ल्यू इज आर। सीजीएस यूनिट क्या होती है? आर। 1 जूल इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 आर होती है। 1 जूल जो है वो 10 टू द पावर 7 आरबी के इक्वल आता है। ये हम सेकंड चैप्टर में डेराइव कर चुके हैं। 1 जूल इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 आर कैसे निकालते थे? 1 जूल को आप क्या लिख सकते हो? न्यूटन मीटर को क्या लिख सकते हो? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर। तो ये जूल जो है उसको लिखा जाएगा 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको आर में कन्वर्ट करना है, तो किलोग्राम ग्राम में, मीटर सेंटीमीटर में और सेकंड तो सेकंड में रहेगा। 1 किलोग्राम में कितना हो गया? 1000 मीटर स्क्वायर, मीटर में सेंटीमीटर 100 का स्क्वायर अपॉन 1 सेकंड स्क्वायर 1 स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को आर बोला जाता है। तो ये देखो 1000 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 4 10 टू द पावर 7, जिसको आर बोलते हैं। इस तरह से हम कन्वर्ट कर लेते हैं यूनिट। ठीक है, तो आपने यूनिट भी लिख ली, सिंपल डेफिनेशन जो लिख ली वर्क डन की। अब देखो अपन कुछ इस पे और स्पेशल केस देखते हैं, इसके फॉर्मूले और लिखते हैं। ये तो जनरल फॉर्मूला 10th वाला ही था। अब देखो जो मैंने फोर्स अप्लाई किया वो ऐसे नहीं किया, किसी एंगल से अप्लाई किया, और उस कंडीशन में हमने वर्क डन कैलकुलेट किया, वो चेक करते हैं। ठीक है, और फिर उसके 3 स्पेशल केसेस देखेंगे अपन। ठीक है, वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। 3 टाइप से हम इसको डिफाइन करेंगे, 3 तरफ से सोचेंगे। सपोज एक ब्लॉक वही किसी सरफेस पे रखा हुआ था, और इस बार आपने जो फोर्स अप्लाई किया वो कुछ अलग तरीके से अप्लाई किया। ब्लॉक यहां था, आफ्टर डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक यहां पहुंच गया, मास इतना ही था m, आपने किसी एंगल से, इंक्लाइन से ऐसे कोई फोर्स अप्लाई किया, ठीक है ना, ये एंगल थीटा लिया हुआ, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल से फोर्स अप्लाई किया ऐसे। ठीक है, वैसे पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है। क्या ये टोटल फोर्स डिस्प्लेसमेंट में काम हो रहा है या उसका एक कंपोनेंट की वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? सपोज आपने F फोर्स अप्लाई किया, डिस्प्लेसमेंट उतना ही हुआ डेल्टा आर या डी आर। डिस्प्लेसमेंट को मैंने डी आर से डिनोट कर लिया सपोज, या डेल्टा आर लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट डी आर ही हुआ, बट फोर्स आपने इंक्लाइन से अप्लाई किया थीटा एंगल से। क्या टोटल फोर्स अप्लाई हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट? अपने डेफिनेशन में लिखा था फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो एक्स एक्सिस में हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो क्या सारा का सारा फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है? इंक्लाइन से नहीं, इस F का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, जिसको लिखा जाएगा F cos थीटा। वो कितना होगा आपका? F cos थीटा। F के 2 कंपोनेंट, F cos थीटा इस डायरेक्शन में और sin थीटा नीचे की तरफ, जिससे mg बैलेंस करता है। तो इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फोर्स कितना है? F cos थीटा। डिस्प्लेसमेंट कितना है? dr, वही आपका क्या होगा? स्मॉल वर्क डन। देन वर्क डन, इस कंडीशन में वर्क डन क्या हो गया बेटा? W इक्वल्स टू F cos थीटा, ये तो फोर्स हो गया इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट dr। इसको थोड़ा और सिंपलीफाई करें तो ऐसा लिख सकते हैं F dr cos थीटा, F dr cos थीटा। और ये cos थीटा तो डॉट प्रोडक्ट में आता है, अपन ने जीरो चैप्टर में पढ़ा हुआ है। डॉट प्रोडक्ट एंड स्केलर प्रोडक्ट, सॉरी डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, या क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, आना चाहिए आपको। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, dr डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, और इन दोनों के बीच अगर एंगल थीटा है तो a डॉट b इक्वल्स टू ab cos थीटा से कंपेयर करो, तो w इक्वल्स टू f वेक्टर डॉट dr वेक्टर, ऐसा भी लिखा जा सकता है इस फॉर्मूले को। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो, ये इक्वेशन नंबर सेकंड वेक्टर फॉर्म है। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी होता है, इससे प्रूफ हो गया कि वर्क डन वास्तव में स्केलर क्वांटिटी है। दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से ऑलवेज आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी W, जो स्केलर है।
इस तरह से अपन लिखते हैं। 10th क्लास में रटा होगा आपने, डॉट लगा देते हैं बीच में ऐसे ही, ठीक है ना, ऐसे नहीं लगता कॉन्सेप्ट से। आपका लॉजिक इंपॉर्टेंट है कि वर्क डन की जो डेफिनेशन है वो ये है, द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, बस इतना सा देखना है। पहले केस में जब हमने देखा था तो फोर्स पूरा का पूरा इसी डायरेक्शन में था, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री थी, एफ और डिस्प्लेसमेंट एफ और डीआर के बीच में जो थीटा था वो 0 डिग्री था, एफ डीआर cos 0 की वैल्यू 1 एफ डीआर को लिखा था। इस केस में ये जो थीटा वो किसके बीच, एफ ऐसे डीआर ऐसे, इसके बीच का अगर थीटा है तब एफ डीआर cos थीटा लिखा गया। अब तीन स्पेशल केस थे, तीन अलग-अलग कंडीशन, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी वर्क डन तो पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा और जीरो होगा। कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, कब जीरो होगा, तीन केसेस थे। पहला स्पेशल केस, स्पेशल केसेस, फर्स्ट देखो, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0, W बोलो, एफ डी आर cos 0, W इक्वल्स टू क्या होगा, एफ इंटू डी आर। फर्स्ट कंडीशन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जब थीटा 0 डिग्री हो। कोई एग्जांपल सोचो, कोई एग्जांपल सोचो, थीटा 0 वाला केस। मान लो मैं अर्थ की हाइट से, h हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल करता हूं, कितने हाइट से, h हाइट से। जब मैं इसको फ्री फॉल करता हूं तो ऑब्जेक्ट आपका नीचे की तरफ जाता है, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ, इस पे mg नीचे की तरफ, वर्क डन क्या होगा। एग्जांपल समझ में आ गया इसका, एग्जांपल फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट को h हाइट से, ये मान लो आपकी सरफेस है, ठीक है, h हाइट से, ये हाइट h है, यहां से आपको किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ डालना, h हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ गिराया तो उस पे फोर्स mg नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ, देन w कितना होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट mg इनटू h। और ये वर्क डन एज ए पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है, जो हम बाद में बात करेंगे एनर्जी वाले टॉपिक में। जब किसी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल करते हैं, सपोज h हाइट से फ्री फॉल किया आपने, तो डिस्प्लेसमेंट h नीचे की तरफ, mg उसमें नीचे की तरफ, तो w कितना हुआ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट mg इनटू h, mgh। W जो है वो mgh है, एज ए पोटेंशियल एनर्जी इस ब्लॉक में या ये जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसमें स्टोर होता है, हम बाद में पढ़ेंगे। पहला केस। सेकंड स्पेशल केस, when थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट हो, तो इस कंडीशन में W कितना होना चाहिए, वर्क डन एफ डी आर cos 180, cos 180 बेटा -1 होता है, आपने सीख लिया होगा ASTC से, मैंने सिखा दिया आपको। cos 180 की वैल्यू -1 होगी, sin 180 0 होगा, तो cos 180 की वैल्यू -1, ASTC से आपको सीखनी है, रटनी नहीं है। -1 मल्टीप्लाई FDR, तो -FDR हो गया वर्क डन। नेगेटिव है वर्क डन, इसमें पॉजिटिव था, इसमें नेगेटिव था। कंडीशन बोलो, इसका एग्जांपल सोचो आप, इस वाले का एग्जांपल सोचो, इससे जस्ट उल्टा सोच लो, इससे जस्ट उल्टा सोच लो कि सपोज मैं पृथ्वी की सरफेस से h हाइट तक किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकूं, ऊपर की तरफ, कहां तक, h हाइट तक, यहां तक फेंका उसको ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में, इस पे mg नीचे की तरफ, फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है, वर्क डन बोलो mgh cos 180, cos 180 -1, W होगा -mgh। जब किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाता है ऊपर की तरफ तो उस पे वर्क डन माइनस में आता है, नेगेटिव, क्योंकि एक्चुअल में जब हम थ्रो कर रहे हैं ऊपर की तरफ तो mg तो नीचे की तरफ लगता है उसमें, और डिस्प्लेसमेंट तो mg के ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसका मतलब वर्क डन क्या होगा, माइनस में mgh। तीसरा केस, when थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, वर्क डन बोलो FDR cos 90, cos 90 0 होता है, cos 90 0 होता है, तो W कितना हो गया, 0, W कितना हो गया, 0। एग्जांपल सोच के बताओ, जब F और DR फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के क्या हो बेटा, परपेंडिकुलर, उस केस में वर्क डन 0 होगा। मान लो एक पार्टिकल सर्कल कर रहा है, सर्कुलर मोशन में, सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ, सेंट्रीपिटल फोर्स, डिस्प्लेसमेंट
जैसे मान लो इधर था वेलोसिटी, क्या ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है? तो ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स ऑब्जेक्ट जब सर्कल करता है तो वर्क डन 0 होता है। ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स जब ऑब्जेक्ट आपका सर्कल करता है तो वर्क डन 0 होता है, बिकॉज उस केस में डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। ये एंगल कितना है? 90 डिग्री, वर्क डन 0। अगर कोई ऑब्जेक्ट, दूसरा एग्जांपल, ये तो इसका एक एग्जांपल हो गया थीटा 90 वाला। दूसरा एग्जांपल देखो, आपने F फोर्स अप्लाई किया, ऐसे डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, मैं पूछूं बताओ mg की वजह से वर्क डन कितना होगा? इस पे mg हमेशा नीचे की तरफ लगेगा, डिस्प्लेसमेंट ऐसे होगा इस डायरेक्शन में, बीच का एंगल 90 डिग्री, तो ड्यू टू mg जो वर्क डन होगा इस केस में वो 0 होगा। ड्यू टू जो mg वर्क डन होता है बेटा वो कितना होता है? 0। समझ में आ गया दोनों एग्जांपल? क्लियर है? तो ये टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया वर्क डन वाला। अभी बेसिक जो 10th क्लास तक जितना आपने पढ़ा हुआ था, तो 3 टाइप से वर्क डन को भी हमने डिफाइन कर लिया। वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, बिकॉज़ इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब अपन बात करते हैं दो और अलग कंडीशन में, जैसे आपने 10th क्लास में उसको शायद नहीं डिस्कस किया होगा कि ड्यू टू वेरिएबल फोर्स वर्क डन निकालना हो, या हम फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना, वो चीज हम कैलकुलेट करके देखते हैं। उसके बाद छोटे छोटे दो न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेंगे। देखो, फोर्स ड्यू टू वेरिएबल फोर्स, सॉरी वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स, वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स की वजह से वर्क डन कैसे कैलकुलेट करें? सपोज मेरा कोई इनिशियल पॉइंट यहां है और फाइनल पॉइंट बी यहां है, ये ए पॉइंट है, और इस ड्यूरेशन में आपका जो फोर्स है वो डिफरेंट अप्लाई हो रहा है ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट को यहां से आपने स्टार्ट किया और बी तक, इसकी पोजीशन को आपने आर ए से डिनोट कर लिया पोजीशन वेक्टर, और इसकी पोजीशन को आर बी से। पोजीशन वेक्टर किसी भी पार्टिकल या किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के काम आता है, जिसको हमेशा ओरिजिन से मेजर किया जाता है, ठीक है। मान लो ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है आपका, मैं आपसे बोलूं कि अलग अलग इंटरवल में छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट पे अलग अलग फोर्स अप्लाई हो रखा है। किसी कंडीशन में आपने ऐसे मान लिया कि सपोज यहां पे F1 फोर्स अप्लाई था और डिस्प्लेसमेंट dr1 था, या F फोर्स अप्लाई था डिस्प्लेसमेंट dr था। यहां पे फोर्स तो इस डायरेक्शन में था F, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है dr, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। इस स्मॉल एलिमेंट में, ये जो स्मॉल एलिमेंट लिया ना, उस पे फोर्स अप्लाई है F, डिस्प्लेसमेंट dr और बीच का एंगल थीटा। मुझे क्या करना है? मुझे A to B तक टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है। वी हैव टू कैलकुलेट टोटल वर्क डन फ्रॉम A to B, RA to RB। तो मुझे क्या करना होगा? इसमें बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट कंसीडर करना होंगे, और सब एलिमेंट से वर्क डन कैलकुलेट करके सबका क्या कर लेंगे? सम कर लेंगे, अलजेब्रिक सम कर लेंगे, वही हमारा क्या होगा? टोटल वर्क डन। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? छोटे छोटे एलिमेंट में इसको तोड़ना होगा, छोटे छोटे एलिमेंट में इसको तोड़ना होगा, और फिर वो एलिमेंट का टोटल करके वो एक तरह से आपका क्या बन जाता है? इंटीग्रेशन वाला पोर्शन। मतलब उसमें क्या कर लो, या तो A to B तक इंटीग्रेशन कर लो FDR का, या फिर अलग अलग एलिमेंट ले लो। जैसे टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट टोटल वर्क डन फ्रॉम A to B, फ्रॉम A to B, A से B तक टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला होगा W इक्वल्स टू, पहले जैसे मैंने एक एलिमेंट लिया dr1, उस पे फोर्स अप्लाई था F1 डॉट dr1, फिर सेकंड एलिमेंट लिया dr2, उस पे फोर्स अप्लाई था F2, वेरिएबल फोर्स है, टॉपिक है वेरिएबल फोर्स की वजह से F2 डॉट dr2 प्लस ऐसे करके लास्ट तक सॉल्व करते जाएंगे अपन, Fi डॉट dri, और इन सब का या तो हम बोले अलजेब्रिक सम कर लेते हैं। अलजेब्रिक सम जो है उसको अपन इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखते हैं, W इक्वल्स टू समीशन i या समीशन Fi डॉट dri, i की वैल्यूज पुट करते जाओ 1 2,
1 2 3 अप टू, और इसको लिखा जाता है W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन इनिशियल पोजीशन RA टू RB, RA टू RB, इनिशियल पोजीशन RA है, फाइनल पोजीशन आपकी RB, F डॉट dr, F डॉट dr। आप एक साथ सॉल्व कर लो, किसी एक एलिमेंट का इंटीग्रेशन कर लो RA टू RB में, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। RA टू RB में इंटीग्रेशन कर लो, फाइनल आंसर आ जाएगा इस तरह से। तो वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स आपको ऐसे बताना है। अब मैं बताओ वर्क डन फ्रॉम फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, वर्क डन फ्रॉम फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच ग्राफ खींच के भी हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो वर्क डन फ्रॉम फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच कोई ग्राफ खींच के भी हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो ग्राफ का एरिया होगा वही वर्क डन होगा। एक्स एक्स पे आपने ले लिया डिस्प्लेसमेंट और वाई एक्सिस पे आपने लिया हुआ बेटा फोर्स, वाई एक्सिस पे क्या लिया हुआ फोर्स। आप इनिशियल पॉइंट ए यहां से स्टार्ट करते हैं, आपका फोर्स किस तरह से वेरी कर रहा है ए टू बी तक, और डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे वेरी कर रहा है। तो ये इनिशियल पोजीशन आपका आर ए पे है और बी वाली जो पोजीशन है वो आर बी है। मुझे इस ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करना होगा और वो एरिया ही आपका क्या होगा वर्क डन। एरिया बिटवीन फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज कॉल्ड वर्क डन, ऐसे आप लिख लेना। तो कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसमें एक एलिमेंट कंसीडर कर लो, एलिमेंट कंसीडर कर लिया जिसपे फोर्स जो है ना वो कांस्टेंट, डिस्प्लेसमेंट मान लिया आपने dr और उसपे जो फोर्स था वो आपने कांस्टेंट मान लिया f। अगर मैं एरिया ऑफ एलिमेंट पूछूं आपसे, एरिया ऑफ एलिमेंट तो कितना होगा, उसको हम dw बोलेंगे, स्मॉल एरिया dw। फोर्स तो आपका ये y होगी, लेंथ होगी, और जो विड्थ है वो dr, f into dr, f into dr। अगर मुझे टोटल एरिया कैलकुलेट करना है तो RA से RB में क्या कर लो इंटीग्रेशन, देन टोटल एरिया, देन टोटल एरिया ऑफ ग्राफ फ्रॉम RA टू RB, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, इंटीग्रेशन dw इक्वल्स टू इंटीग्रेशन RA टू RB। ठीक है, बीच में चाहे तो डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको, f डॉट dr, इसका इंटीग्रेशन हो गया w इंटीग्रेशन RA टू RB f डॉट dr, f डॉट dr, ये आंसर है फाइनल। w इक्वल्स टू इंटीग्रेशन RA टू RB f डॉट dr। इस तरह से अपन इंटीग्रेशन से ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। मान लो वेरिएबल फोर्स की बात करें हम, जनरल एग्जांपल, एक फोर्स F जो है वो 2x न्यूटन किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई है, x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 2 मीटर के लिए, मतलब 0 पे था, ओरिजिन पे था, 2 मीटर तक डिस्प्लेसमेंट हुआ x एक्सिस में, और वेरिएबल फोर्स है 2x न्यूटन। w कैलकुलेट करो, इंटीग्रेशन 0 टू 2, x की वैल्यू 0 से 2 तक, f x x में डिस्प्लेसमेंट है तो f dx लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, f dx। वेरिएबल फोर्स 2x न्यूटन है, x की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि फोर्स कितना है। f की वैल्यू यहां पुट करो, w इक्वल्स टू 0 टू 2 2x dx। अब आपको x का इंटीग्रेशन करना है, जो आपको आता है 0 चैप्टर में पढ़ा हुआ है, x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n + 1 अपॉन n + 1, x की पावर 1 है, 2 इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन हो गया x की पावर 1 का, x की पावर 1 + 1 2 अपॉन 2, x² अपॉन 2, लिमिट हो गई 0 से 2, 2 से 2 कैंसिल कर दो, w इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल कर दो, ये तो कट गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, 4 जूल। w आपका कितना हो गया बेटा, 4 जूल, आपका वर्क डन आ गया 4 जूल। ये तो वेरिएबल फोर्स के केस में। वेरिएबल फोर्स वाला ये क्वेश्चन और कराता हूं मैं, चलिए ठीक है ना। बुक में क्वेश्चन है कि मान लो फोर्स इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट गिवन हो, आपने इसमें तो x गिवन था इसलिए आपको दिक्कत नहीं है। मैं आपसे पूछूं कि फोर्स ऐसे था
किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है F वेक्टर इक्वल्स टू 4i कैप माइनस 6j कैप प्लस 8k कैप न्यूटन कंपोनेंट के फॉर्म में। और फिर आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाए कि x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन कैलकुलेट करो। यही क्वेश्चन है, ठीक है ना। बुक में देखना क्वेश्चन इस टाइप के, F इक्वल्स टू दिस, ये फोर्स अप्लाई कर इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट, और x इक्वल्स टू 0 टू 2 मीटर तक आपको क्या कैलकुलेट करना है, वर्क डन, ठीक है ना। x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 2 डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो क्या मैं ये फार्मूला अप्लाई कर सकता हूं? सोच के देखो, क्या डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकता हूं? क्योंकि इसमें फिर कैसे, ये तो कांस्टेंट है, कंपोनेंट के फॉर्म में, इसमें कोई वेरिएबल है ही नहीं। तो अपने को क्या करना होगा इस केस में, बेटा f तो आपका वेक्टर की फॉर्म में है ही, डिस्प्लेसमेंट जो है ना डेल्टा x वेक्टर, उसको भी डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर के फॉर्म में लिख लो। 0 से 2 मीटर x एक्सिस में ही है, y में 0 है, z में 0 है, क्या लिखा जाएगा इसको, 2i कैप मीटर। और अब आपको वेक्टर का फॉर्मूला लगाना होगा f वेक्टर डॉट डेल्टा x वेक्टर, जो स्टार्टिंग में लिखा था f डॉट dr। तो w इक्वल्स टू हो गया 4i कैप माइनस 6j कैप प्लस 8k कैप डॉट, आपको डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए, चैप्टर के स्टार्टिंग में भी है, मैंने 0 चैप्टर में अच्छे से करवा दिया, इसलिए दोबारा से नहीं कराया। i का i के साथ डॉट प्रोडक्ट 1, i का j के साथ 0, k के साथ 0, आंसर बोलो, w इक्वल्स टू डायरेक्ट 4 into 2 8i कैप डॉट i कैप, ये 1 होगा, बाकी ये दोनों 0 है, लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आगे लिखो ही मत, 8 जूल, i डॉट i 1 होता है, i डॉट j 0 होगा, k डॉट i भी 0 होगा, आंसर आ गया 8 जूल। कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। वर्क डन वाला टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया बेटा। अब आपकी नेक्स्ट क्लास मंडे को आएगी, 3 दिन ही आएगी वीक में, तो 3 दिन आपके कंप्लीट हो गए। मंडे तक आपको पूरा रिवाइज कर लेना है यहाँ तक, ठीक है। फिर उसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक जो है वो एनर्जी स्टार्ट करने की। थैंक यू।